इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में पावर बैलेंस और स्ट्रेटेजिक नैरेटिव से बड़ा कुछ नहीं होता। आज के इस विश्लेषणात्मक केस स्टडी में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाएंगे जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। फरवरी 2026 की वो अनप्रेसिडेंटेड टैक्टिकल स्ट्राइक। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि लगभग 10 साल की खुफिया प्लानिंग का नतीजा था। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक अभेद्य माने जाने वाले टारगेट को भेदा गया और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए पलट दिया गया। आज के इस विश्लेषण के 5 मुख्य हिस्से होंगे। सबसे पहले हम रणनीतिक गणना में बदलाव को समझेंगे, उसके बाद मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस गैदरिंग, फिर कूटनीतिक जियोपॉलिटिकल विंडो, उसके बाद असल डिकैपिटेशन स्ट्राइक का निष्पादन और आखिर में इसके भू राजनीतिक परिणामों पर नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, रणनीतिक गणना यानी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में बदलाव। 2017 तक हालात एक डेडलॉक जैसे थे। न्यूक्लियर साइट्स को निशाना तो बनाया जा रहा था, लेकिन वो बार बार रीबिल्ड हो जाती थीं। फिर आया 31 जनवरी 2018। शूराबाद से जो सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे ना, उन्होंने पूरी कहानी बदल दी। ये साफ हो गया कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने से कुछ नहीं होगा। जब तक टॉप लीडरशिप मौजूद है, प्रोग्राम चलता रहेगा। और बस यहीं से जन्म होता है लीडरशिप डीकैपिटेशन की इस ग्रैंड स्ट्रैटेजी का, यानी सीधे सुप्रीम लीडरशिप को जड़ से खत्म करना। अब ये टारगेट कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। पास्चर स्ट्रीट का वो 30 एकड़ का कंपाउंड दरअसल रिजीम सर्वाइवल का सबसे बड़ा प्रतीक था। जरा इमेजिन कीजिए, इस कंपाउंड के ठीक नीचे 5 किलोमीटर लंबा एक पूरा अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क था और इसके 8 खुफिया रास्ते सीधे स्कूलों और अस्पतालों जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में खुलते थे। मतलब किसी भी कन्वेंशनल अटैक से बचना लगभग तय था। सुरक्षा की बात करें तो ये किसी अभेद्य किले से कम नहीं था। 3 लेयर सर्फेस सिक्योरिटी, एलीट वली अमर गार्ड्स और जगह जगह लगे फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन डिवाइस। मेन बंकर इतनी गहराई में था कि वहां पहुंचने में ही 5 मिनट लग जाएं। इस तरह की किलेबंदी का इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में सीधा सा मतलब है, कन्वेंशनल वॉरफेयर यहाँ काम नहीं करेगा। और इसी वजह से खुफिया एजेंसियों को एक मल्टी ईयर एसिमेट्रिक घुसपैठ ऑपरेशन प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खैर, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस गैदरिंग। आखिर इस अभेद्य किले को भेदा कैसे गया? सच कहूं तो निगरानी का एक ऐसा जाल बुना गया जो वाकई हैरान कर देने वाला था। ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए कूड़े और बचे हुए खाने तक का एनालिसिस किया गया। साइबर डोमेन में पेगासस का भारी इस्तेमाल हुआ। लेकिन सबसे बड़ा लूपहोल क्या था? चाइनीज कंपनी टैंडी और हिकविजन के सिक्योरिटी कैमरास। इनमें एक सिंपल रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग था जिसने सीधे अंदर की लाइव वीडियो फीड एजेंसियों के हाथ में दे दी। साथ ही KH-11 और ओरियन जैसे सैटेलाइट्स और पाइन गैप से प्रोसेस हो रहे रेडियो सिग्नल्स हर एक हरकत को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। और इन सब में पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। पैलेंटियर के मेवन AI सिस्टम ने सिर्फ 90 मिनट के अंदर हजारों डेटा पॉइंट्स का एनालिसिस कर डाला, और वो भी 98.7% एक्यूरेसी के साथ। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी फॉग ऑफ वॉर को पूरी तरह खत्म कर देती है। इससे ये 100% कंफर्म हो गया कि जो टारगेट है वो असली है, कोई बॉडी डबल नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जियोपॉलिटिकल विंडो। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बड़ा ही बेसिक रूल है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अक्सर फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करती है। 2024 की शुरुआत में अमेरिकी प्रशासन एक बड़े युद्ध से बच रहा था, लेकिन नवंबर के चुनावों ने पूरा स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप बदल दिया। जून 2025 में शुरू हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन ने एक परफेक्ट डिप्लोमैटिक कवर तैयार किया, और इसी ने इस भयंकर और आक्रामक स्ट्राइक के लिए एक क्लियर जियोपॉलिटिकल विंडो खोल दी। मिड 2025 के आते आते एक बड़ा ही दिलचस्प कैलकुलेशन देखने को मिला। सोशल मीडिया पर एक बयान आया था, हम जानते हैं कि टारगेट कहाँ है, लेकिन अभी हमला नहीं करेंगे। इसे कहते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेटेजिक पेशेंस। न्यूक्लियर एनरिचमेंट 60% तक पहुंच चुका था, फिर भी खुफिया एजेंसियां सही राजनीतिक समय या एक अनडिनाइबल कैसस बेले का इंतजार कर रही थी। वो बस एकदम परफेक्ट मौके की ताक में थे। अब आते हैं उस पल पर जिसका सालों से इंतजार था, सेक्शन 4, डिकैपिटेशन स्ट्राइक का निष्पादन। स्ट्राइक वाले दिन फाइटर जेट्स के एयर स्पेस में घुसने से पहले ही दुश्मन को पूरी तरह अंधा कर दिया गया था।
सबसे पहले मोबाइल टावर्स को जैम किया गया, फिर S-300 रडार सिस्टम्स में सालों से स्लीप मोड में पड़े एक सप्लाई चेन मालवेयर को एक्टिवेट कर दिया गया। जो रडार बच गए उन्हें EA-18G जैमर्स ने खत्म कर दिया और अंत में देश के अंदर पहले से मौजूद छिपे हुए ग्राउंड ड्रोन्स ने बाकी एयर डिफेंस को तहस-नहस कर दिया। इसे कहते हैं परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। लेकिन सबसे क्रिटिकल इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू हमले से ठीक पहले मिला, वो था नंबर 40। पता चला कि सुप्रीम लीडर और उनके टॉप 40 ऑफिशियल्स किसी सेफ अंडरग्राउंड बंकर में नहीं थे। वो जमीन के ऊपर बने बेत-ए-रहबरी कंपाउंड में एक मीटिंग कर रहे थे। इस एक सिंगल डिटेल ने पूरे सामरिक ऑपरेशन की दिशा और नतीजा दोनों ही तय कर दिए। और फिर संख्या 30। सुबह के ठीक 9:40 पर 30 ब्लू स्पैरो हाइपरसोनिक मिसाइलों ने एक साथ प्रहार किया। 90 डिग्री के एंगल से एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर वापस हाइपरसोनिक स्पीड से आती इन मिसाइलों ने बिना किसी वार्निंग के टारगेट को मटिया मीट कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये जियोपॉलिटिकल स्टेज पर ताकत का एक बेहद क्रूर और स्पष्ट प्रदर्शन था। इस ऑपरेशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो और भी खतरनाक था। हमले के सिर्फ 12 मिनट बाद लाखों सिविलियंस के फोन पर बादे-सबा प्रेयर ऐप के जरिए एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ जिसमें सेना से सरेंडर करने को कहा गया था। ये कोई साधारण हैक नहीं था, ये स्टेट अथॉरिटी को अंदर से खोखला करने और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक मास्टर स्ट्रोक था। अंत में आइए देखते हैं सेक्शन 5, भू राजनीतिक परिणाम। नतीजा, टॉप लीडरशिप एक ही झटके में साफ हो गई, जिससे एक ऐसा पावर वैक्यूम बना जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किया स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस और इंटरनल पैरानोया ने। कुदस फोर्स के जनरल इस्माइल कानी चमत्कारिक रूप से बच गए और तुरंत उन पर जासूसी के आरोप लग गए। खुद इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो सफाई दी, उसने विश्वासघात की थियरी को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम का एनालिसिस एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये इनसाइड मैन की थ्योरी दिखाती है कि जब सुरक्षा का सबसे भीतरी और भरोसेमंद घेरा ही अंदर से टूट जाए तो बाहर की ऊंची दीवारें कोई मायने नहीं रखती। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई भी सत्ता अपने ही लोगों के विश्वासघात के साए में लंबे समय तक स्थिरता बनाए रख सकती है? इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार हम फिर से इंटरनेशनल रिलेशंस के किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे।